हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आप सब लोगों का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं उन सब का भी स्वागत है। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, इसके बारे में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं और पेरेंट्स को एक क्लैरिटी नहीं होती है। ज़्यादातर शुरुआत के टाइम में उनको इतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि उनके बच्चे का जो ऑटिज्म है वो किस लेवल पे है या किस तरह का ऑटिज्म है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है या लो फंक्शनिंग ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है। तो इसकी देखिए, ऑटिज्म में हर बच्चा एक अनसॉल्व्ड पजल की तरह है, हर बच्चा। और किसी भी चीज़ में 100% श्योर कोई भी नहीं होता है, इवन डॉक्टर भी नहीं होते। वो भी कहते हैं कि पूरा सच कोई नहीं जानता, कौन बच्चा आगे जाके कैसा निकलेगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो आज मैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म और लो फंक्शनिंग ऑटिज्म के बारे में बात करूंगी। तो चाहे आपके बच्चे को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है चाहे लो फंक्शनिंग ऑटिज्म है, सुधार की संभावना दोनों में होती है। सेम ही चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा ही 19-20 कह लीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको दोनों ही तरह के ऑटिज्म में जो है सुधार देखने को मिलेगा। आप एक सवाल बहुत पूछते हो कि विराज को कौन सा ऑटिज्म है। तो विराज को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है। हमें एक डॉक्टर ने बोला भी था कि आपका बच्चा एक एस्पर्जर। हालांकि जब वो 3 साल का था उसमें सारी जो लक्षण थे वो एक लो फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे में जो होते हैं वो थे, अगर मैं उसकी 3 साल की उम्र की बात करूं। लेकिन आज वो 6 साल का है और उसमें सारे जो लक्षण है वो एक एस्पर्जर जो होते हैं, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके हैं। 3 साल की उम्र में उसका वो सोशल नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, लैंग्वेज नहीं थी, उसको लगाव नहीं था, इमोशन नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, कुछ ही चीज़ें थी जो मैं कह सकती हूँ कि उसकी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में जो बच्चे में होती है वो मिलती थी। जैसे जब कोविड आया था उस समय वो 3 साल से कुछ ऊपर था और उससे कुछ समय पहले ही हमें पता चला था कि उससे ऑटिज्म है। तो हमारे घर में जब दूध के पैकेट आते थे, 5 पैकेट आते थे दूध के, तो विराज को उनसे खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही मैं उनको धुल के रखती थी तो वो उठा के ले जाता था। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हम उसमें से एक पैकेट चाहे हम कितना भी छिप के उठा ले, लेकिन उसको तुरंत पता चल जाता था। तुरंत वो रोने लगता था, कभी बेड के नीचे जाके देखेगा, कभी किचन में जाएगा, कभी फ्रिज में जाएगा। हालांकि बोलता नहीं था, समझता नहीं था, कहता भी नहीं था और उस समय उसे काउंटिंग भी नहीं आती थी, लेकिन उसको समझ आ जाता था कि 5 है, 5 थे यहाँ पर, एक गायब हो गया है। अब वो उसको कैसे पता चलता था ये हमें नहीं पता। बस एक तो ये चीज़ थी और एक ये था कि जैसे जो जिनके घर हमारा थोड़ा बहुत आना जाना था, या हमारी दोस्त, मेरी एक फ्रेंड थी, जैसे उनके घर मैं बहुत जाती थी, तो विराज उनके घर में जा करके कंफर्टेबल रहता था। उसे ऐसा नहीं था कि यहाँ से भागना है। अगर मैं भी नहीं होती थी कुछ देर के लिए, उनके पास भी छोड़ देती थी तो वो रह लेता था उनके पास। तो ये 2-3 चीज़ें ही थी जिसमें मैं कह सकती हूँ कि उसमें एक मतलब ऐसे लक्षण थे कि हाँ थोड़ा बहुत वो अवेयर था चीज़ों के लिए। बाकी उसमें सारी चीज़ें लो फंक्शनिंग ऑटिज्म वाली थी। तो आप अभी से, अगर आपका बच्चा छोटा है तो इन सब चीज़ों से आपने डरना नहीं है कि मेरे बच्चे को किस तरह का ऑटिज्म है। देखो, ऑटिज्म में लगातार सीखा जाता है और बच्चे को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आज मेरे पास खूब सारी सलाह भी है जिनके बच्चों को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, क्योंकि विराज के साथ मैंने कैसे कैसे काम किया, मैं ये सारी चीज़ें भी आपसे जो है डिस्कस करूँगी आज। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में और लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ होती है आईक्यू। जो बच्चे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में होते हैं उनका आईक्यू या तो नॉर्मल बच्चों जैसा होता है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा लो होता है, 70 होगा या 70 के आसपास होगा। तो जो लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कम होता है, और जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे होते हैं उनका आईक्यू या तो ज़्यादा होता है या नॉर्मल बच्चों जैसा होता है। जो सेकंड चीज़ है वो है मेमोरी। जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। इवन जो एस्पर्जर होते हैं उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो जो देखते हैं सब दिमाग में छप जाता है। आप में से कई लोग मैसेज करें कि हमारा बच्चे को टेबल लर्न हो गई है, उसको काउंटिंग बिना पढ़ाए, वैसे बोलता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहा है। वो कर नहीं रहा है, वो जो देखता है उसका इंटरेस्ट आया, उसने देखा, वो दिमाग में उसके छप जाएगा। विराज का हमारा सेम है। हम एक बार एक डॉक्टर के पास गए थे और उस डॉक्टर ने हमें कहा कि आपका बच्चा एस्पर्जर है, और एक अमेरिकन मेडिकल ड्रामा है द गुड डॉक्टर, आपको वो देखना चाहिए क्योंकि आप अपने बच्चे को रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। उसमें एक डॉक्टर की कहानी दिखाई गई है, जो डॉक्टर है, ऑटिज्म है उसको, और डॉक्टर बहुत अच्छा है।
मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा है, जो उसने पढ़ाई करी है सब दिमाग में छपा हुआ है, सब चीज़ें अपने दिमाग में सब तरह के डायग्राम बना लेता है और इलाज भी कर लेता है। मतलब उस तरह का दिखाया गया कि बहुत तेज दिमाग का दिखाया है, लेकिन सोशली सर्वाइव करना पड़ता है। ऑटिज्म में मतलब उसको बड़ा है और उसको सोशली कैसे सर्वाइव करना पड़ रहा है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता है, बात नहीं कर पाता है, झूठ नहीं बोल पाता है, तो उस तरह का उसको दिखाया गया। तो जिनके भी बच्चों को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, आपको वो शो ज़रूर देखना चाहिए। ओके तो दूसरी चीज़ है, इन बच्चों की जो मेमोरी होती है, कुछ बच्चों में आपने देखा कि मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो चीज़ों को स्टोर नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा सब कुछ, जो भी हमारी जानकारी है, जो हमारे अनुभव है, हमारे सब वहीं सेव होते हैं। बट क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास लैंग्वेज नहीं होती है, तो उन बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें स्टोर नहीं हो पाती। जो थर्ड चीज़ है वो है सोशल इंटरेक्शन या सोशल होना। जो हाई फंक्शनिंग वाले बच्चे होते हैं वो सोशल होते हैं, थोड़े होते हैं लेकिन सोशल होते हैं। वो दोस्त भी बना लेते हैं, लेकिन दोस्ती को कंटिन्यू नहीं रखते हैं। दोस्त बना लेंगे, बच्चों के साथ खेल लेंगे, लेकिन उनको वो लगाव नहीं होता है कि ये मेरा दोस्त है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल बच्चा होता है ना, एक दिन एक बच्चे के साथ अगर वो पार्क में खेला तो अगले दिन उसका मन होगा कि मुझे वापस जाना है, उसके साथ आज फिर खेलना है। तो अगर बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में है, वो दोस्त, उसको ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने दोस्त बनाया है, उसको लगेगा कि हाँ मैं खेल रहा हूँ। उसको लगाव नहीं होगा, उसको ये नहीं होगा कि मुझे अगले दिन फिर जाना है, उसके साथ खेलना है। तो वो दोस्ती को और अपने पर्सनल रिलेशंस को ये बच्चे मेंटेन नहीं रखते हैं, ना इनको ये लगता है कि हमें ज़रूरत है इसकी। और लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में ज़्यादातर बच्चे अपने में खोए रहते हैं और दोस्ती नहीं करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे भी कई बार मतलब अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। दोनों ही तरह की ऑटिज्म में बच्चों को लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है। लेकिन हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे, ज़्यादातर बच्चे वर्बल होते हैं, उनके पास शब्द तो होते हैं लेकिन लैंग्वेज उस लेवल की नहीं होती है। लेकिन लो फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके पास लैंग्वेज होती है, लेकिन 40% बच्चे नॉन वर्बल होते हैं और उनकी लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज सेंटेंस नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे तो मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। उनको ज़्यादातर दूसरों की ज़रूरत पड़ती है अपने किसी भी काम को करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़, नई चीज़ सीखने के लिए उनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे खुद से सीखने वाले होते हैं। नेक्स्ट है वो है सेंसरी इशू। सेंसरी इशू दोनों में ही होते हैं, लेकिन लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में मुझे लगता है ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं कुछ बच्चों में। तो सेंसरी के इशू उन बच्चों में भी होते हैं जिनको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होता है, और इस चीज़ को मैं कहूँगी कि कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज़ सेंसरी के इशू एज के साथ ठीक होने लगते हैं। विराज का अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ और आज की बात करूँ तो उसकी सेंसरी इशू लगभग ठीक हो चुके हैं, लगभग ठीक हो चुके हैं मतलब। और उस समय पे उसमें बहुत सेंसरी इशू थे। हालांकि उसका हैंड फ्लैपिंग नहीं था, टॉप वॉकिंग नहीं था, हैंड फ्लैपिंग था मतलब बहुत ही माइल्ड था, और टॉप वॉकिंग तो मतलब मुझे याद है कि कुछ ही दिन शायद उसने किया होगा। लेकिन जिन बच्चों को लो फंक्शनिंग ऑटिज्म होता है उन बच्चों में, या कह लीजिए कि सीवियर ऑटिज्म होता है या मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ऑटिज्म होता है, तो उनमें हैंड फ्लैपिंग और टॉप वॉकिंग ज़्यादा होता है। तो सेंसरी के जो प्रॉब्लम है वो दोनों ही बच्चों में होता है। लेकिन हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चों का क्या है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो ज़्यादा देर तक कनेक्ट रह सकते हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, तो उनके सेंसरी इशू थोड़े कम होते हैं। जो नेक्स्ट है वो है अकेडमिक। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले ज़्यादातर बच्चे अकेडमिक में अच्छे होते हैं। विराज शुरू से अच्छा है, लेकिन इन बच्चों का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये उन्हीं चीज़ों को करना चाहेंगे जिनको वो कर रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें पढ़ना चाहेंगे, अपनी ही पसंद की ड्राइंग करना चाहेंगे, जो उनको पसंद है बस वो वही करना चाहेंगे, और उसी के चारों तरफ वो चक्कर काटते रहते हैं। आप में से जैसे कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज़ में बहुत अच्छा है लेकिन बात नहीं करता है। आप लोगों के लिए मेरी एक सलाह है, जैसे जो चीज़ मैंने, क्योंकि विराज को भी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है और ये चीज़ मैंने अपनाई है अपनी लाइफ में विराज के साथ, तो जो बच्चे का इंटरेस्ट का एरिया है, जैसे आपके बच्चे को नंबर लिखना पसंद है, काउंटिंग पसंद है, अगर आपका बच्चा 50 तक ही काउंटिंग बार बार लिखता रहता है, तो उस एरिया को बढ़ा दीजिए, ह्यूज कर दीजिए, बच्चे को एक्सट्रीम जाने दीजिए। मतलब अगर 50 तक कर रहा है उसको 100 तक ले जाइए, 500 तक ले जाइए, 1000 तक ले जाइए, उसको बढ़ाते रहिए पहले बच्चे की, क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा, वहीं से रास्ते निकलेंगे।
पहले बच्चे को उन चीज़ों में, आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी विराज की वीडियोस में, कि जिस चीज़ के बारे में वो जानता है बहुत ज़्यादा जानता है। आपने अगर उसकी फ्लैग वाली वीडियो देखी है, या उसकी एक वीडियो है जो शेप्स के बारे में, उसमें 24 शेप्स वो बता रहा है, और उन शेप्स के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस भी चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता है तो मैं चाहती हूँ कि इसमें इसको बहुत ज़्यादा पता हो, इसीलिए मैं यही चीज़ करती हूँ। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करिएगा, आपके बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उसमें एक्सट्रीम जाने दीजिए, क्योंकि सिखाना तो वो भी है। अगर मैं कहूँ कि वो आपका बच्चा 50 तक काउंटिंग लिखता है तो वो 1000 तक सीख लेगा, तो कोई बुरी बात नहीं है, वो सीख लेगा, बाद में भी सिखाना ही है। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी सिर्फ 5 साल का है, सिर्फ 4 साल का है, तो हम इसको बस 100 तक ही आनी चाहिए, सिर्फ 50 तक ही आनी चाहिए। नहीं, देखो ऑटिज्म में कुछ भी इवन नहीं चलेगा, कुछ भी इवन नहीं चलेगा। ऑटिज्म में कोई चीज़ ऊपर जाएगी, कोई नीचे, कोई चीज़ कभी आ रही है, कोई चीज़ कभी आ रही है। तो सब चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो पहले बच्चे का जो इंटरेस्ट का एरिया है उसमें उसको खूब तरक्की करने दो। जो उसके इंटरेस्ट का एरिया है उसमें उसको खूब उसको पढ़ने दो, उसमें उसको खूब बढ़ने दो। उसके बाद जब, क्योंकि 1-2 साल के बाद बच्चे का जो खुद का इंटरेस्ट है ना उसमें से कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो बोर हो जाएगा वो चीज़ें। फिर वो टाइम होता है जब आप उसमें और चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अगर बच्चा 3 घंटे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो 3 घंटे अपना दिमाग यूज कर रहा है, 3 घंटे वो इंगेज है उन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इंगेज करेंगे बच्चे को उतना ज़्यादा बच्चे का दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसकी आदत बनने लग जाएगी कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे इस चीज़ पे रुकना है। क्योंकि विराज का हमने ड्राइंग से स्टार्ट किया था, तो ड्राइंग में वो इतनी देर तक अभी भी बैठता है, उसको अभी भी बहुत पसंद है। तो अब उसको मैं पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ने के लिए भी बैठ जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने की आदत बन चुकी है। तो आपके लिए एक सुझाव है, यही सुझाव है कि जिन चीज़ों में बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उनको रोके नहीं, और ये ना कहे कि तुम ये ना करो ये करो, तुम्हें ये भी करना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी एज ये करने की, नहीं, उसको एक्सट्रीम जाने दो उन चीज़ों में। फिर उसका इंटरेस्ट का एरिया भी बढ़ेगा, फिर उसका वो और चीज़ों में भी इंटरेस्ट ढूंढेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। ज़्यादातर जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको इमोशन की समझ होती है। विराज को इमोशन की समझ है, उसको अब लगाव भी है, अपने घर परिवार को जानता है, हमारे गांव में हमारे पड़ोस में कौन कौन है उनको जानता है, मामा की साइड, अपने घर की साइड, सबको जानता है। क्लास में जितने बच्चे हैं, टीचर्स के नाम सबको जानता है, और जिनसे उसको लगाव है वो भी है। हालांकि वो अपने इमोशंस को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी इन बच्चों को इमोशन की समझ होती है। लो फंक्शनिंग में कम चांस है कि बच्चे को इमोशन की समझ हो। जो नेक्स्ट है वो है जो सोसाइटी के जो नियम कानून है वो इन बच्चों को नहीं पता होते। वो दोनों ही तरह के बच्चों को पता नहीं होते, ना हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वालों को और ना लो फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले, क्योंकि ये बच्चे अपने आप में रहने वाले होते हैं। कहाँ पर कैसे बैठना है, कैसे किसी की माननी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, वो चीज़ें इन बच्चों को नहीं पता होती है। हो सकता है एज के साथ साथ धीरे धीरे आ जाए, लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता होगा। ये चीज़ मैंने देखी है, विराज में भी देखी है, क्योंकि वो टीचर से उनके नाम लेता है सबके। मैं बोलती हूँ नहीं मैम बोलना है, लेकिन नहीं, वो सबके नाम लेता है। उन टीचर्स को भी पता है कि चलो अभी थोड़ी कम समझ है, तो वो तो उसको उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है कि दोनों ही तरह के बच्चों में ये समझ नहीं होती कि सोशली कैसे बिहेव करना है, कैसे दूसरों के हिसाब से चलना है। तो ये दोनों ही तरह के ऑटिज्म में बच्चे को नहीं पता होता। जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो सेल्फ लवर होते हैं, या जो एस्पर्जर होते हैं ये सेल्फ लवर होते हैं। विराज को हमारे जब भी कब कुछ होता है, उसको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो खुद उसको पता है कि मुझे क्या खाना है। उसको एक एक चीज़ का पता है कि मुझे फीवर की ये दवाई लेनी है। अभी उसको खांसी हो रही है तो डेली सुबह चाय पी के जाता है, अदरक वाली चाय बनाओ मम्मा, ये दवाई दो मुझे, च्यवनप्राश, अभी मुश्किल से उसका च्यवनप्राश छुड़वाया है। तो उसको बड़ा अपने आप से बहुत प्यार है। उसके जब दांत टूटे थे तो उसने बहुत परेशान किया था, बहुत दिनों तक रोया था। तो अपने आप से बहुत प्यार करने वाले थे। जो बच्चे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में होते हैं इनको अपनी बहुत परवाह होती है। लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है। हालांकि तंग वो भी होते हैं जब उनको कुछ बीमारी होती है या कुछ भी होता है, लेकिन नहीं, उनमें इतनी समझ नहीं होती है। जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनकी जो डेली जो काम होते हैं बच्चे के, जैसे नहाना, ब्रश करना, बटन लगाना, खुद के जो अपने काम होते हैं, तो इसमें वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो 6 से 7 साल की उम्र तक जाते जाते इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और उनके फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़्यादातर जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे होते हैं। लेकिन लो फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चों की ये चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है वो है सिटिंग। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चों की सिटिंग लो फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चों से थोड़ी ठीक होती है,
क्योंकि इन बच्चों का क्या है, अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं किसी चीज़ में, तो उसके सहारे ये बैठ जाते हैं। हो सकता है वैसे उनकी आइडल सिटिंग नहीं आती है, जो घूमते फिरते रहते हैं वो वैसे ही मस्त मौला टाइप रहते हैं, लेकिन अगर एकेडमिक का जब उनका कुछ होता है या अपना इंटरेस्ट का कुछ होता है, फिर वो काफ़ी देर तक बैठ जाते हैं। तो सिटिंग होती कम है दोनों में, लेकिन लो फंक्शनिंग में थोड़ी और कम होती है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में क्या होता है, जहां बच्चे का अगर इंटरेस्ट होगा और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अपना दिमाग लगा लेंगे। अगर मैं आपको विराज की एक बात बताऊं, विराज जब छोटा था तो मैंने उसको ABC तक ही सिखाया था, Z तक आगे उसने खुद से सीखा। वो देखता था फोन में, वो देख के सीख गया, लेकिन वो जी नहीं बना पा रहा था। मैं बार बार देखूं, वो जी उसको समझ ही नहीं आ रहा था, जी छोड़ देता था और जी मुझसे बनवाता था। एक दिन मैंने देखा कि उसने खुद से जी बना रखा है। फिर मैंने उससे पूछा, विराज तुमने जी कैसे बनाया? तो उसने चौक लिया, उसको मिटाया और गर्दन टेढ़ी करके उसने ऐसे 5 लिखा और गर्दन सीधी करके बोल रहा, मम्मा जी बन गया। और उस दिन मुझे लगा कि दिमाग तो है इसके पास, ये तो बस पता नहीं बोलता ही नहीं है। तो इस तरह से ये बच्चे प्रॉब्लम अगर कोई है, अगर इंटरेस्ट होगा तो उसका सोल्यूशन ये कैसे ना कैसे निकाल ही लेंगे। लो फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चा इतना नहीं समझता है और वो दूसरों के सिखाने से जल्दी सीखता है, अपने आप से नहीं सीखता है कोई चीज़। जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको लिटिल प्रोफेसर भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं कि उनको इतना नॉलेज हो जाता है किसी चीज़ का, लेकिन बाकी एरिया को वो छोड़ देते हैं। अभी मुझे बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि विराज जब स्कूल में जा रहा है तो उसकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें उनको बहुत अच्छे से कर लेता है। कभी कभी बहुत अच्छा लिख के लाता है, क्वेश्चन आंसर्स सब चीज़ें बड़ी अच्छी लिख के लाता है, लेकिन जहाँ इंटरेस्ट है वही काम करना है। अगर कल मैं उसको बोलती कि मैथ्स में तुम्हें ये लिखना है वो लिखना है, तो बोला नहीं मम्मा 1 2 3 लिखना है और स्पेलिंग लिखनी है। अब उसका कल वही लिखने का मन था। अब अगर मैं उसको वो चीज़ें कराती हूँ जो टीचर ने दिया करा, मैं उसको उससे वो भी लेती हूँ जैसे तैसे, लेकिन अब हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहता है। अगर बच्चा हर चीज़ अपनी पसंद के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से करेगा तो फिर ऐसे काम नहीं चलता है। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चा अपनी ही पसंद की चीज़ें करना चाहेगा, अपने ही हिसाब से चलना चाहता है। तो ये चीज़ हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में होती है, लो में नहीं होती है। लो में आप बच्चे को जो कराओगे वो वही करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनसे आप पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को हाई फंक्शनिंग है कि लो फंक्शनिंग है। लेकिन 5 से 6 साल से पहले नहीं पता चलेगा, क्योंकि विराज में जब 3 साल का था तो सारी लो फंक्शनिंग वाली जो चीज़ें हैं वही थी सारी की सारी। लेकिन अभी धीरे धीरे जब वो सीखने लगा तो फिर अब सीखते सीखते थोड़ा अच्छा हो गया। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे को लगातार मॉनिटर करें। लगातार मॉनिटर करने का मतलब ये होता है कि देखें कि उसका पैटर्न क्या है चीज़ों को पढ़ने का या किसी काम को करने का। उन पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप में से एक ने सवाल पूछा है कि किसी चैनल पे बताया गया कि 8-8 घंटे एक्टिविटी कराइए तब जाके उनका बच्चा ठीक हुआ है। मैम देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे जब विराज का ऑटिज्म का पता चला था तो फिर कोविड आ गया था, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था। मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे उस समय दिमाग में ये था कि मुझे इसकी लैंग्वेज और अटेंशन 2 चीज़ों पे बहुत काम करना है। मुझे 100% मन था कि ये 2 चीज़ें भी इसमें 100% आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो बाकी चीज़ें पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएगी। हालांकि मैं अटेंशन उसका ले आई हूँ, अभी 100% अटेंशन उसका आ चुका है, लेकिन लैंग्वेज उसकी फिर भी अभी तक नहीं आई है। पर मुझे लगता है कि अब पढ़ाई लिखाई कर रहा है ठीक ठाक, तो वहाँ से लैंग्वेज भी आ जाएगी। तो मैंने घर की चीज़ों में, घर के कामों में जैसे हम बच्चे को बिजी रखते हैं वैसे मैं उसको ज़रूर रखती थी। एक चीज़ और थी कि अगर वो ड्राइंग कर रहा है, अगर मान लो 2 घंटे वो ड्राइंग कर रहा है, जैसे ही वो ड्राइंग से हटेगा, मैं अपना घर का काम करती रहती थी उस समय पे, जैसे ड्राइंग से हटेगा फिर मैं उसको किसी और चीज़ पे लगा देती थी। तो ऐसे लगातार मैं उसको बिजी ज़रूर रखती थी और लगातार मॉनिटर करती थी। जब उसका पढ़ाई से मन भर गया तो मैं बोलती चलो बाहर खेल के आते, फिर बाहर से खेल के घर पे आए, फिर किसी चीज़ पे लगा दिया। लेकिन मैंने उसको बैठने नहीं दिया। उस दिन के बाद मैंने उसको लगातार मॉनिटर करती कि अगर ये चीज़ कर रहा है तो यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, यहाँ बैठा तो यहाँ भी अपना दिमाग यूज़ करे। तो ये चीज़ मैंने ज़रूर करी और मैं उसके साथ खेली बहुत हूँ। घर से बाहर गए तब मिट्टी में खेलना तो चलो मिट्टी में साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत करी है। अब कुछ टाइम के लिए आप ये ना सोचे कि हर चीज़ बहुत इवन रहेगी। इवन नहीं रहता है ऑटिज्म में। सब कुछ, कभी कोई चीज़ आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, कभी कोई चीज़ आ ही नहीं पाएगी। तो उन चीज़ों को आपको मैनेज करना है कि किस तरह से किस चीज़ को मैनेज करना है, वो आपको देखना है। टीचर हो गए या थेरेपिस्ट हो गए, कोई भी हो गया, कोई इतना डिटेल में आपके बच्चे को नहीं समझ पाएगा जितना आप समझ सकते हो। तो चाहे आपके बच्चे को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, लो फंक्शनिंग ऑटिज्म है, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। धीरे धीरे काम करिए, धीरे धीरे बच्चे पे मेहनत करिए और बच्चा जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
बेहतर होते हैं ऑटिज्म में। ठीक तो मैं क्यों कहूँ, ठीक तो मतलब ये तो शब्द ही गलत है। बच्चे बेहतर होते हैं। जो चीज़ें वो कल नहीं कर पा रहा था कर पा रहा है, जो आज नहीं कर पा रहा तो वो कल करेगा उन चीज़ों को देख रहे हैं। और थैंक यू।